आज हम लोग उपस्थित हैं यूनिट 10 इकोलॉजी का अंतिम चैप्टर 16 को लेकर, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू। वास्तव में इन्वायरमेंटल इशू क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आज एरोज हो रही है जो कि बायोडायवर्सिटी के मेंटेनेंस पर खतरे की घंटी बजा रही है, हमको 6th एक्सटिंक्शन की ओर लेकर बढ़ रही है। तो 6th एक्सटिंक्शन तो आना तय है, लेकिन उसके टाइम ड्यूरेशन को हम लोग लंबा कर सकते हैं। कैसे? कि जो ज्वलंत मुद्दा है ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको रिड्यूस करके आज पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। सारे कंसिक्वेंस हो रहे, हर जगह लोग परेशान हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेटिक चेंज, सो एंड सो। इसी कड़ी में इन्वायरमेंटल इशू को हमें समझना है, और आपके लिए इसका पॉपुलर नाम है पॉल्यूशन। बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। आइए आपकी एनसीईआरटी लिमिटेड रूप में इन्वायरमेंटल इशू को जो प्रोड्यूस करता है उसे हम देखते हैं। लिमिटेड इसलिए कहा कि पॉल्यूशन का क्षेत्र, इन्वायरमेंटल इशू का क्षेत्र व्यापक है, जितना भी पढ़े उतना कम है। लेकिन आप नीट के विद्यार्थी हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है, तो उस परिदृश्य में हम लोग एनसीईआरटी का सहारा लेकर पॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। यह पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन नॉट ओनली बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, प्राय केमिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां भी आपको इसे पढ़ना है, और वहां इसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री। मैं उन बातों को भी समाहित करूंगा। आइए आप देखें कि आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। एयर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट यानी लैंड पॉल्यूशन, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ozone depletion in the stratosphere, degradation by improper resource utilization and maintenance, and the last one is the deforestation. आइए आज हम लोग केवल एयर पॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 बातें पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन में 3 बातें जानना है, कॉज, इंपैक्ट एंड सॉल्यूशन या रेमेडी। ये बातें आपको जाननी और ये बहुत ही चर्चित विषय है, आपका मन लगेगा। इसके जो भी बातें होंगी वो समसामयिक बातें होंगी, जीके टाइप का होगा। टेक्स्ट है एनसीईआरटी का। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन enormously over the last 100 years. This means increase in demand for food, water, home electricity, road, automobile and tremendous numerous other commodities. समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? This demand are exerting tremendous pressure on our natural resources
and are also contributing to pollution of air, water and soil. कि पिछले 100 वर्षों में जो आबादी बढ़ी है तो उसकी जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं उसके वजह से आपकी जो संपदा है, जैविक संपदा है, जो विरासत में आपको मिला हुआ है, अजैविक और जैविक संपदा, उनका दोहन तेजी से हो रहा है और आगे बढ़ेगा। और इस नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन के दरमियान कुछ पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, जो एयर पॉल्यूशन के सामने के रूप में हमारे सामने, वाटर पॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने और सॉइल पॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। द नीड ऑफ द आवर is to check the degradation and depletion of our precious natural resources. तो आवश्यकता क्या है कि प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन और डिप्लीशन को चेक किया जाए, एंड पॉल्यूशन विदाउट halting the process of development. और डेवलपमेंट के प्रोसेस तो होते रहेंगे, डेवलपमेंट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो बिना पॉल्यूशन का हो। आइए अब देखते हैं पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन सबसे पहले वेबस्टर डिक्शनरी में आया था, जिसका मीनिंग है एनी अनडिजायरेबल चेंज। चेंज तो होना अच्छी चीज है, अनडिजायरेबल, अनवांटेड चेंज। Pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological characteristic of air, land, water or soil. Agents that bring about such an undesirable change are called pollutants. सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन कॉज करने वाले पॉल्यूटेंट्स, म्यूटेशन कॉज करने वाले म्यूटेंट, एलर्जी कॉज करने वाले एलर्जेंट, कैंसर कॉज करने वाले कार्सिनोजेन, like that. In order to control environmental pollution, the government of India has passed the Environmental Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water and soil. तो याद रखेंगे ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। देखिए, पॉल्यूटेंट का बहुत बड़ा ग्रुप है। हर म्यूटेंट, हर म्यूटाजेन, हर कार्सिनोजेन पॉल्यूटेंट ही होता। आज जो कोरोना वायरस अपना तांडव दिखा रहा है, इसलिए कि वो म्यूटेट कर गया है। उसको म्यूटेट करने के लिए नेचर में कोई म्यूटेंट मिला होगा, म्यूटाजेन मिला होगा, सॉरी, और म्यूटाजेन वो और कुछ नहीं है, पॉल्यूटेंट। इसीलिए अनडिजायरेबल चेंज आपके सामने देखने को आ रहा है। लॉकडाउन, ये सारी ऑनलाइन पढ़ाइयां, नीट के परीक्षा में क्या क्या सेफ्टी मेजर लेना है आप लोगों ने सुना ना। आइए, एयर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल, मेन फोकस आज इसी पर है। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड। एयर पॉल्यूटेंट कॉज इंज्यूरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। They reduce growth and yield of crop and cause premature death of plant. Air pollution also deleteriously affect the respiratory system of women and including many animals. Harmful effect depend on concentration of pollutants. Effect, concentration of pollutant, duration of exposure and the
and the organism. Smoke stack of thermal power plant. धुआं, smelter and other industrial release particulate and gaseous air pollutant together with harmless gas such as nitrogen, oxygen, etc. This pollutant must be separated, filtered out before releasing the harmless gas into the atmosphere. कहता है कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसें हैं जो हार्मलेस हैं, लेकिन हम लोग जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट के रूप में जो फ्यूम्स निकालते हैं, स्मेल्टर्स निकालते हैं, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के पहले फिल्टर करते हैं। यह सेफ्टी मेजर है जिससे पॉल्यूशन कम हो। अब इस फिल्टर करने के लिए हर जगह फिल्टर लगे हुए हैं, बहुत तरह के फिल्टर हैं। उसमें से एक फिल्टर आपके सामने है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। कि जब भी कोई इंजन चले, कोई फैक्ट्री चले, वहां से जब प्रदूषित हवा निकले, डर्टी एयर निकले, तो ये इस ऑपरेटस के अंदर जाए और ऑपरेटस से होकर क्लीन एयर निकले, तो ये ऑपरेटस कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। लेकिन यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कैसे बना है, इस पर देखिए। यहां क्या कह रहा है, यह पोर्शन स्क्रबर का है। फ्यूम जिधर जा रहा है उससे नीचे का पोर्शन, और फ्यूम जिधर जा रहा है वहां क्या लगा हुआ है, यहां एक जेट लगा हुआ है, जिस जेट के द्वारा वाटर स्प्रे किया जाता है और चूना स्प्रे किया जाता है। तो लाइम वाटर कहते हैं या वाटर लाइम स्प्रे किया जाता है। अब ये डर्टी एयर जो यहां से जाएगा, तो ये स्क्रबर जो है ये पार्टिकुलेट मैटर को यहां सेटल करा देंगे। अब जो फ्यूम जाएगा उसमें भी जो बचे हुए हैं गैसेस हैं, उनके ऊपर जब लाइम वाटर का प्रभाव होगा तो उनकी भी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। अब इतना दूर में क्या होता है, कैसे इसकी डिजाइन है, यहां देखें। अब देखिए यहां से डर्टी एयर जा रहा है, और डर्टी एयर में क्या है, ये डस्ट पार्टिकल है, और ये हीटेड जलते हुए छोटे छोटे पार्टिकल से डिस्चार्ज कोरोना कहा जाता है, जिसको लॉ कहते हैं आप। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर यहां लगे रहते हैं, तो ये डिस्चार्ज कोरोना के पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज वायर के कांटेक्ट में आने से ये सेटल डाउन नीचे होने लगेंगे और ये कलेक्ट हो गए, यहां प्रिसिपिटेट होंगे। और ये सब क्या लगा हुआ है, ये ग्राउंड प्लेट सब लगे हुए हैं मेटल के, तो इस पर ये सब पार्टिकल्स सटते चले जाएंगे और इस प्रकार क्लीन एयर है। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। There are several ways of removing particulate matter, the most widely used of which is the electrostatic precipitator, which can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. It has electrode wire that are maintained at several thousand volt, which produce a corona that release electron. This electron attached to dust particle giving them net negative charge. उसको negatively charge कर देता है. The collecting plate are grounded and attached to the charged dust particle. और नीचे जो प्लेट लगा हुआ है स्क्रबर के पास, इस चार्ज पार्टिकल को वो क्या करेगा, अपने पास खींच लेगा। The velocity of the air between the plate must be low enough to allow the dust to fall. A scrubber can remove gas like sulfur. भाई यहां प्लेट लगा उससे नीचे स्क्रबर। Exhaust pass through a spray of a scrubber can remove gas like sulfur dioxide. In a scrubber, the exhaust is passes through a spray of water or lime.
ये पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का आज यूज हो रहा है, लेकिन आज के लिए इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर को कम कर देगा। लेकिन जो माइक्रोमीटर में और छोटे हैं, नैनो हैं, हवाओं के साथ ब्लो कर रहे हैं, फ्यूम के साथ, उनका क्या? तो इससे भी एडवांस इक्विपमेंट्स आया है, उसे देखिए। Recently we have realized the dangers of particulate matter that are very, very small and are not removed by this precipitator. ऐसा हम लोगों ने फील किया। According to Central Pollution Control Board (CPCB), particulate size 2.5 micrometer or less in diameter, PM 2.5, are responsible for causing the greatest harm to human health. These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms. क्या उनसे symptom cause करते हैं? Irritation, inflammation, damage up to the lungs and premature death. समय से पहले बूढ़ा होकर मर जाना, लंग्स का डैमेज होना, इन्फ्लामेशन, खांसी होना, सर्दी होना, इरिटेशन, जलन होना। ऑटोमोबाइल, अब ये थर्मल पावर प्लांट वगैरह इंडस्ट्रीज के अलावे दूसरे सोर्स, ऑटोमोबाइल आर द मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज। लेकिन मेट्रो सिटीज में नहीं, अब गांव देहात में भी। As the number of vehicles increase on the street, this problem is now shifting to the other cities too. गांव में देखिए कितनी मोटरसाइकिलें हैं, जितना स्कॉर्पियो बोलेरो है सब गांव में ही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक एक घर में 3-3 गाड़ियां। Proper maintenance of automobile along with use। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो अब इसके लिए उपाय क्या किया जा रहा है? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल along with use of lead free petrol या डीजल can reduce the pollutant they emit। अब lead free पेट्रोल, leaded पेट्रोल या डीजल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर कहां लगा रहता है? साइलेंसर के रूप में लगा हुआ है, जहां से धुआं गाड़ी देती है। अगर वहां लगा हुआ था या लगा हुआ है तो लीडेड पेट्रोल चलेगा। लेकिन नए इक्विपमेंट्स की जो बात करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जब लगाया जाएगा तो वो जितना भी छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से नहीं छन पाते हैं, नहीं प्यूरिफाई हो पाते, उनको तो ये प्यूरिफाई करेगा ये ऑपरेटर्स। लेकिन इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी लीड खत्म कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। आइए, कैटालिटिक कन्वर्टर हैविंग एक्सपेंसिव मेटल नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटालिस्ट आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैस। As the exhaust passes through this catalytic converter, unburnt hydrocarbon, ध्यान दीजिएगा, are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxide are changed into carbon dioxide and nitrogen gas, respectively। हाइड्रोकार्बन चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। द मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटालिस्ट। बातें समझ गए हो? तो दो तरह के ऑपरेटर्स, पुराने ऑपरेटर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और नए ऑपरेटर्स जो यूज हो रहे हैं उसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। लेकिन आपको दोनों मिलेंगे कहां? पुराने गाड़ियों के साइलेंसर में, नए गाड़ियों के साइलेंसर।
आप साइलेंसर का मतलब समझते हैं आवाज को कम करने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो साइलेंसर का अर्थ दो होता है कि जो दूषित गैसें निकल रही हैं कंबशन के बाद फॉसिल फ्यूल के, उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए और नॉइस को भी कम करने के लिए। ये देखिए फोटो में आपको, ये साइलेंसर है, गाड़ियों की साइलेंसर है। इसके अंदर क्या है? प्लेटिनम, एक मतलब ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसके इनसाइड प्लेटिनम है। कैसे है देखिए, आइए। कैटालिटिक कन्वर्टर, इसमें कैटालिस्ट सबस्ट्रेट का ये लेयर लगा हुआ है। इसके अंदर क्या जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसे निकल क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन। ये कैटालिटिक काम कैसे करता है ये देखिए। रिएक्शन क्या है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ मिलकर CO2 बना लिया, नेसेंट ऑक्सीजन है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और N2 बनाया। तो इसमें अलग से क्या दिया गया? ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। इसमें क्या लगे हुए? मेटल लगे हुए हैं, PD पैलेडियम और प्लेटिनम। ये पार्टिकल्स कहां पाए जाते हैं? Al2O3 में। यहां रोडियम भी Al2O3 में, दोनों तरफ से लगे हुए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? NOx नाइट्रिक ऑक्साइड को N2 में बदल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को भी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहे हैं, साथ में वाटर निकल रहा है। पहले भी मैंने कहा था कि केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को भी ये बातें पूछी जाती है, वहां भी लिखी। तो आज फोकस कहां है? कैटालिटिक कन्वर्टर पर। इवन अब दो बातें हो गई कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगा करके हम लोग क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स को। लेकिन फॉसिल फ्यूल जो है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा, हाइड्रोकार्बन के अलावा सल्फर के भी ऑक्साइड है। तो सल्फर इमिशन को भी रिड्यूस करना है, वो भी आपके लिए टॉक्सिक है। इसके लिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर समय समय पर मानक नियम कानून बनाए जाते हैं। नहीं तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर से, प्रिसिपिटेटर से महंगा होगा। तो जिस गाड़ी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा होगा वो सस्ता होगा, काहे आप महंगी गाड़ी खरीदिएगा। यही कारण है कि आप गाड़ी लेके जब रोड पर निकलते हैं तो पुलिस चेक करता है, तो कहता है पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लाओ। पहले गलत बोलता है, उसको कहना चाहिए इको फ्रेंडली सर्टिफिकेट लाओ कि गाड़ी तुम्हारी इको फ्रेंडली है या नहीं। खैर, आइए उस नॉर्म्स इत्यादि के बारे में बात करते हैं। अब एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए? कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, ए केस स्टडी इन दिल्ली। कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन व्हीकल के चलते बहुत हो गया, 2000 से पहले ही बहुत हो गया था। तो वहां किस प्रकार कंट्रोल किया गया या कंट्रोल किया जा रहा है अब तक, और दिल्ली में कंट्रोल किया जाएगा तो पूरे इंडिया में भी हो। इसकी एक केस स्टडी। With its very large population of the vehicular traffic, Delhi lead to the country in its level of air pollution. It has more car than the state of Gujarat and West Bengal put together. In the 1990s, the Delhi ranked 4th among the 41 most polluted city of the world. The air pollution problem in Delhi became so serious that a public interest litigation PIL was filed in the Supreme Court of India. After being censured very strongly by the Supreme Court,
under it directly. The government was asked to take within a specified time period appropriate measure, including switching over the entire fleet of public transport buses from diesel to compressed natural gas CNG. बात समझ गए हम कि उस PIL का रिजल्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्फेसिस किया गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि जो भी बसें यहां डीजल से चलती हैं उनको तुरंत CNG में कन्वर्ट किया जाए। अब एक बात आती है दिमाग में कि वाई CNG? All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002. You may ask the question as to why CNG is better than diesel. The answer is that CNG burn most efficiently, unlike petrol and diesel. पहला आंसर, in the automobile and the very little of it left unburnt hydrocarbon. ये दूसरा ऑप्शन, दूसरा आंसर। Moreover, CNG is cheaper than petrol and diesel. तीसरा, चौथा देखिए, cannot be siphoned off by thieves and adulterate like petrol or diesel. कि पेट्रोल और डीजल में जो मिलावटें होती है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से चोरी होती है, इन सब चीजों पर भी कमांड होगा। गैस को आप निकाल नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते, सस्ता भी है, उसमें लेस पॉल्यूटेंट्स भी है, क्योंकि पॉल्यूटेंट तभी ना बचता है जब अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे। तो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन कम निकलता है उससे। ये चार अगर पूछा जाए कि भाई CNG मोर इफेक्टिव देन द पेट्रोल एंड डीजल, तो ये चार बातें हैं। The main problem with the switching over the CNG is the difficulty of the laying down pipeline to the deliver CNG through distribution point, pump and ensuring uninterrupted supply. तो समस्या क्या थी? CNG का पंप बैठाना, CNG की पाइपलाइन बैठानी, ताकि पूरे दिल्ली में चारों तरफ CNG अवेलेबल हो। आज के डेट में अवेलेबल है। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप टेकन, इसके साथ साथ दिल्ली ने और भी स्टेप लिया। फॉर रिड्यूसिंग वेहिकुलर पॉल्यूशन इंक्लूड फेज आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी 15 साल बाद, अब तो आपके यहां भी है। यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, एप्लीकेशन ऑफ stringent pollution level norms for vehicles। तो क्या क्या हुआ? पुरानी गाड़ियों को हटा दीजिए, अनलीडेड पेट्रोल का यूज करिए, लो सल्फर लेवल पेट्रोल का यूज करिए और डीजल का यूज करिए, कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में लगाइए और पॉल्यूशन लेवल के जो नॉर्म्स है व्हीकल के, उसको फॉलो करिए। तो ये नॉर्म्स कौन जानते हैं? कंप्यूटराइज मशीन है, वहां गाड़ी खड़ा करिएगा, वो कंप्यूटर से चेक करके बता देगा कि आपकी गाड़ी की पॉल्यूशन लेवल क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैड लेड आउट ए रोड मैप टू कट डाउन द व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटी। अब इन बातों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना रोड मैप बनाया फ्यूल पॉलिसी का, कि ऑटो में, इस व्हीकल्स में किस तरह की फ्यूल पॉलिसी आएगी जो मोर और मोर सेफ्टी हो। मोर stringent norm for the fuel means a steadily reducing of sulfur and aromatic content in petrol and diesel fuel, कि धीरे धीरे इसमें रिडक्शन किया जाए, एकाएक रिडक्शन नहीं करेंगे। कारण क्या है? एकाएक अगर आप रिडक्शन करते हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियां हो जाएंगी जो पीपल्स के अफोर्डेबल नहीं होगी। इसलिए वन बाई वन। अब मान लीजिए कि जितने ही लोग गाड़ी खरीदे एकाएक नए नॉर्म्स लाएंगे तो सारे पुराने हो जाएंगे, सारे को हटाना पड़ेगा। तो फेज वाइज, अब इस फेज का नाम, एक फेज का नाम बता रहा हूं, यूरो सेकंड नॉर्म्स।
अब क्या है यूरो सेकंड नॉर्म्स जाने। फॉर एग्जाम्पल, stipulates that sulfur be controlled at 350 ppm. यूरो नॉर्म सेकंड कहता है कि 350 ppm सल्फर को रहना चाहिए इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। जीरो नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेन एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल, द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप। तो ये नॉर्म्स हो गया यूरो सेकंड नॉर्म्स। तो इसके अनुसार ये नॉर्म, ये बातें आ गई। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level to 35% corresponding to the fuel. Vehicle engine will also need to be upgraded. ऐसा करने के लिए अनलीडेड पेट्रोल तो सप्लाई किया जाएगा, लेकिन व्हीकल की इंजन सहूलियत से चले उसके लिए उसको अपग्रेड करना होगा। इसके लिए तो हमको इंजन अपग्रेड करने के लिए कंपनियों पर दबाव बनाना होगा। ये मानक कंपनियां भी फॉलो करेंगी जो व्हीकल निर्माता है, और ईंधन वाले लोग भी फॉलो करेंगे जो फॉसिल फ्यूल के सप्लायर है ओएनजीसी। आइए अब दूसरे नॉर्म्स की बात करते हैं कि द भारत स्टेज सेकेंड इक्विवेलेंट टू यूरो नॉर्म सेकेंड। तो यूरो सेकेंड नॉर्म्स के जैसा मानक जो इंडिया में लागू किया गया उसका नाम क्या रखा गया? भारत स्टेज सेकेंड, विच इज करेंटली प्लेस इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर एंड आगरा। यह 14 सिटीज में, दिल्ली इंक्लूडिंग 14 सिटीज में इसको लागू किया गया। will be applicable to all automobile throughout the country from April 1st 2005। पूरे कंट्री में कब से लागू हुआ? 2005, लेकिन दिल्ली में ये 2002 में ही लगा। All automobile and fuel petrol and diesel were to have met the Euro 3rd emission। अब यूरो सेकंड के जैसा यूरो 3rd आ गया। Specification in this 11 city from April 1, 2005। पूरे इंडिया में जब से क्या लगाया गया? यूरो सेकंड, बीएस सेकंड लगाया गया, उस समय दिल्ली में क्या लगा दिया गया? बीएस 3rd। April 2005 and have meet to the Euro 4th norm by April 1st 2010। The rest of the country will have Euro 3rd emission। जब ये 14 सिटी में 2010 में यूरो 4th लगा दिया गया, तो बाकी इंडिया में यूरो 3rd यानी बीएस 3rd काम कर रहा था। Will have Euro 3rd emission norm compliant automobile and fuel by 2010। Time to effort made, the air quality of the Delhi has significantly improved। इससे फायदा हुआ। According to an estimate, a substantial fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 to 2005। 1997 से 2005 के बीच में सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हुआ पॉल्यूशन, लेकिन आज भी दिल्ली प्रदूषित है। तभी तो ऑड एंड इवन बातें लागू होती है वहां व्हीकल के लिए। यह भी है कि जाड़े में यह पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता क्योंकि धुंध बन जाती है ना, फॉग। अब वो बातें जो लिटरेचर में लिखी है उसके लिए मैंने एक चार्ट लेके आया हूं कि जिसमें आप आसानी से समझ लें, क्योंकि आपको इसे प्रश्न बनाने हैं। इंडिया 2000, यह स्टैंडर्ड था 2000 में, यूरो फर्स्ट रेफरेंस था।
नेशनल पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारतवर्ष में था। लेकिन यूरो सेकेंड 2001 में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोटा, चेन्नई, इन सारे शहरों में यूरो सेकेंड नॉर्म्स या भारत स्टेज सेकेंड का, यानी 2000 तक, 1947 से 2000 तक जो भी नॉर्म्स थे वो यूरो फर्स्ट के बराबर थे, जिसको भारत में कोई BS1 नाम नहीं दिया गया, उसका नाम हुआ इंडिया 2000। उसके बाद 2001 में जो लागू हुआ दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोटा और चेन्नई में, वो यूरो सेकेंड जो भारत स्टेज सेकेंड कहलाया। लेकिन ये यूरो सेकेंड दिल्ली, एनसीआर और दूसरे सिटीज में, 14 सिटीज में लागू हुआ अप्रैल 2003, 2 साल के बाद। यहां अब दिल्ली, एनसीआर में गुड़गांव में लागू हुआ, फरीदाबाद में लागू हुआ, हरियाणा में लागू हुआ, अगल बगल में लागू और 13 सिटीज। लेकिन पूरे भारतवर्ष में भारत स्टेज सेकेंड अप्लाई हुआ अप्रैल 2005 में। तो यहां आप देख ले कि 2001 से 2004 साल पीछे इंडिया चल रहा है। भारत स्टेज थर्ड, यूरो थर्ड का इक्विवेलेंट है। ये दिल्ली, एनसीआर और 13 सिटीज में, जहां अप्रैल 2003 में यूरो भारत स्टेज सेकेंड लगा था, वहां अप्रैल 2005 में क्या लग गया? यूरो थर्ड, भारत स्टेज थर्ड। लेकिन पूरा नेशन में यह लागू हुआ अप्रैल 2010 में। भारत स्टेज 4 जो यूरो 4 के बराबर है, अप्रैल 2010 में यह लागू हो गया दिल्ली, एनसीआर में। तो जिस समय दिल्ली, एनसीआर और 13 सिटी मैंने 14 सिटी में जब ये BS स्टेज 4 लग रहा है, तो दूसरी जगह क्या लगा हुआ है? भारत स्टेज थर्ड, बाकी इंडिया के पार्ट्स में। अब BS स्टेज 4 इंडिया में पूरी तरह से लागू होता है 2017 में, अप्रैल 2017। देखा आपने? और भारत स्टेज 5 लागू ही नहीं हुआ, टू बी एस्केप्ड, उसको समय ही नहीं मिला। और 2017 में जब ये भारत स्टेज 4 लगता है पूरे इंडिया में, तो महसूस किया जा रहा है कि ये इफेक्टिव नहीं है। तो तुरंत आ रहा है भारत स्टेज 6 जो यूरो 6 के बराबर है। ये अप्रैल 2018 में ही फैसला ले लिया गया, लेकिन ये प्रपोज्ड हुआ कि अप्रैल 2020 में इसको इंपोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और ये एक साथ पूरे भारतवर्ष में लागू, जो भी लागू हुआ। आप इसलिए नहीं समझ पाए कि लॉकडाउन हो गया। 1 अप्रैल से आपने सुना होगा सारी गाड़ियों का दाम बढ़ गया, ये हो गया, महंगा हो गया, वो हो गया, वो और कुछ नहीं था, यही है। तो BS6 क्या है आपने समझा? तो 1 अप्रैल के पहले की जो गाड़ियां हैं वो BS4 है, BS4 मानक की है। और 1 अप्रैल की बाद की जो मैन्युफैक्चरर देते हैं, गाड़ी बना के भेज रहे हैं, वो BS6 का है। अब इस नॉर्म्स में क्या लिमिट है? NO2 लिमिट और पार्टिकुलेट मैटर। BS थर्ड में ये 500 था और ये 50 ppm mg पर km है, और 2.5 pm जो अभी आपने पढ़ा था। BS फोर्थ में ये क्या हो गया? घट गया 250 और ये हो गया 25। BS5 तो आपके यहां लागू ही नहीं हुआ, तो इस पर कोई चर्चा ही मत करिए। BS6 में ये हो गया 80। तो BS थर्ड मैंने 2005 से 2020 15 वर्ष में आपने क्या किया? NO2 का लिमिट कितना कर दिया? 500 mg पर km से 80 mg पर km। और ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर, इसका 50 से क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये दो डाटा आपको याद रखना है, 80 और 5। पूछा जा सकता है क्योंकि BS नया लागू हुआ है, BS6। BS6 का की पॉइंट, मैंडेट फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑन ब्रॉड डायग्नोस्टिक OBD
ब्रॉड लेवल पर है पूरे लोग। रियल ड्राइविंग इमिशन RDE, डीजल इंजन नीड एडिशनल टेक्नोलॉजी लाइक सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, पार्टिकुलेट फिल्टर। यही कारण है कि दिल्ली जैसे शहरों में अब कोई भी गाड़ियां डीजल की नहीं चलेगी, और पूरे इंडिया में जो छोटी छोटी गाड़ियां, पहले 4 व्हीलर छोटी गाड़ियां, 5 सीटर गाड़ियां जो डीजल वर्जन में आती थी वो नहीं आई, बड़ी गाड़ियां डीजल वर्जन की। परसेंटेज रिडक्शन प्लान फॉर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना रिडक्शन होगा? 70% डीजल इंजन में, 25% पेट्रोल इंजन में। लेकिन सल्फर इमिशन कितना रिड्यूस होगा? 80%। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब समझा कि केस स्टडी क्या था, BS क्या है, यूरो नॉर्म्स क्या है, किस किस चीज की रिडक्शन करना है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है। इन इंडिया the Air Prevention and Control Pollution Act came into force in 1981 but was amended in 1987 to include noise as an air pollutant। अब इस एक्ट जो 81 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया, वो 87 में अमेंडमेंट किया जा रहा है और उसमें अब नॉइज भी जोड़ा जा रहा है कि नॉइज भी एयर पॉल्यूशन का पार्ट है। नॉइज इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड वी हैव गॉट यूज्ड टू एसोसिएटेड लाउड साउंड विद द प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, not realizing that noise cause physiological, psychological and physiological disorders in human। The bigger the city, the bigger the function, the greater the noise होगा। स्लोगन है a brief exposure to the extremely high sound level 150 decibel or more generated by takeoff a jet plane or rocket may damage eardrum, thus permanently impairing hearing ability। Even chronic exposure to the relative lower noise level of the cities may permanently damage hearing ability of the human। Noise also cause sleeplessness। तो नॉइज के बारे में बहुत नहीं समझाना है, आप समझ रहे हैं क्या कर सकता है? स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीट, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन। अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो तो रात में 11 बजे लोग बारात निकालते हैं, उसमें ड्रम बजते हैं, डीजे बजता है, सब उसके बीच से गुजर जाइए, लगता है हार्ट का 2 टुकड़ा हो जाएगा, सीधे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। मैंने फील किया है, आप भी फील करेंगे। Considering the many dangerous effects of the noise pollution, can you identify the unnecessary source of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? लेकिन ऐसा होने नहीं लोग देते। Reduction of the noise in our industries can be affected by use of sound absorbent material or by muffling noise। इसीलिए देखते हैं आप, जहां भी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाते हैं वहां रोड साइड में पेड़ लगाए जाएंगे, या रोड जो 4 लेन 6 लेन वे बनते हैं, देखिए उसमें बीच में छोटे छोटे झाड़ियां लगे हैं, दोनों किनारे पेड़ लगे हैं। ये क्या है? ये मफलर का काम करते हैं। अब मफलिंग नॉइज क्या है? धूल के उड़ने के साथ आवाज, मफलिंग नॉइज। तो इस मफलिंग नॉइज को भी कम करना है। Stringent following the law laid down in the relation of the noise like delimitation of the horn free zone। हॉस्पिटल अगर स्कूल के सामने साइन बनाया रहता है
कि यह साइलेंट जोन है अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल. Permissible sound level of cracker of the loudspeaker, पटाखे, loudspeaker, timing after which loudspeaker cannot be played. आपके यहाँ भी है, पुलिस पकड़ लेगी, ज्यादा लाउडस्पीकर नहीं बजाना है, नॉर्म्स है गवर्नमेंट का. मिलिट्री कंटोनमेंट दानापुर में उनके बीच से अगर आप गुजरेंगे, हॉर्न नहीं मार सकते हैं, गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो रहेगी, बहुत धीरे जाएंगे, इसलिए कि एयर की क्वालिटी और नॉइज प्रॉब्लम नहीं हो. ये सारी सेफ्टी मेजर है, नीड टू बी इम्पोज टू प्रोटेक्ट और सेल्फ फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से हमें बचना है. आपने सारी बातें जानी. आइए नटसेल में आपको समझा दें नॉइज पॉल्यूशन का कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है और सॉल्यूशन. क्या क्या कॉज है? अर्बन प्लानिंग, industrialization, public transportation, noise pollution from car, construction, children, event, domestic appliance, agriculture, alarm system, military, storm, rainfall, thunder. कुछ नेचुरल है, कुछ मैनमेड है. इफेक्ट क्या होगा? साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर, tinnitus, stress, annoyance, brain damage, hearing problem, cardiovascular disease, communication issue, sleeping issue, effect on animal and plants. Animal और plants भी affected होते. आप देखते होंगे गांव वगैरह में रहेंगे, अगर ज्यादा कस के आवाज किया जाएगा तो गाय बैल भैंस जो है सो तोड़ फाड़ के रस्सी भागना शुरू कर देंगे. प्लांट्स भी एक हद तक नॉइज बर्दाश्त कर पाते. अब क्या है इसका सेफ्टी मेजर, क्या है सॉल्यूशन, क्या है? रिड्यूस साउंड बाय योर स्पेस, टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्क नॉइज, क्लोज विंडो, मूव द अनदर होम विथ लो लेवल ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, बिल्ड ए फैंस, चारों तरफ से झाड़ी लगाना, प्लांटिंग ट्री प्लांट करिए, इंस्टॉल क्विट स्पेस, इलेक्ट्रिक कार का यूज किया जाए, ईयर प्लग, हेडफोन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, बी सोशल, एजुकेशन एंड कन्विंस अदर. इलेक्ट्रिक कार पर बात, ये नॉइज पॉल्यूशन भी वो कम करेगा और आपका एयर पॉल्यूशन. एक कारण है कि आजकल हवाई को या इलेक्ट्रिक कार को, इलेक्ट्रिक बस को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. ये सब कुछ कब संभव हुआ? जब लिथियम हैलाइड बैटरी का निर्माण हुआ, चार्जेबल बैटरी. लिथियम हैलाइड बैटरी को लास्ट ईयर 2019 में नोबेल प्राइज मिला है, उसके इन्वेंटर को, बैटरी को नहीं. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने एक संक्षिप्त चर्चा किया कि एयर पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, सॉल्यूशन. इसके बाद हम लोग आते हैं वाटर पॉल्यूशन.